गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि ब्लड और आरबीसी के बारे में, कि ब्लड क्या होता है और आरबीसी क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ल्यूकोसाइट्स। ब्लड्स में जो ल्यूकोसाइट्स पाई जाती है WBC, जिसको वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। क्या होता है भाई इसका फुल फॉर्म? WBC का वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। चलिए तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है कलरलेस न्यूक्लिएटेड मोटाइल सेल, यानी कि जो WBC होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है, वो कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मोटाइल होती है। मोटाइल का मतलब रन करने वाली। फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अबाउट 7000 to 9000 पर mm³ इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि 7000 से 9000 तक ये एक जो है एडल्ट मानव शरीर में पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन इंक्रीज एबव 12,000 आर कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब ये है कि जब ये 12,000 के ऊपर होती है तो इससे जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट रिलेटेड टू द इन्फेक्शन इन द बॉडी। इट रिलेटेड टू द इन्फेक्शन इन द बॉडी, ये शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि जैसे ही ये WBC इंक्रीज करेगी 12,000 के ऊपर, इन्फेक्शन वैसे हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन ल्यूकोसाइटोसिस इज विदाउट इन्फेक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ल्यूकेमिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ल्यूकोसाइटोसिस जो है, यानी कि हमारे बॉडी में 12,000 के ऊपर ल्यूकोसाइट्स जा रही है, यानी कि बढ़ रही है, और इन्फेक्शन भी नहीं काज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक प्रकार का ये ब्लड कैंसर होता है जी। बहुत ध्यान से समझिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। व्हेन डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल रेंज आर कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपेनिया, यानी कि ये जब हमारे शरीर में 7,000 से भी कम होने लगती है, नॉर्मल रेंज यानी कि 7,000 और 9,000 जो है आपकी, उससे जब कम होने लगती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके लाइफ स्पैन 10 से 13 दिन। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल इसका जो होता है वो 10 से 13 दिनों का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन इट डिक्रीज इन द बॉडी द इम्यून सिस्टम इज डैमेज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे शरीर में इसकी कमी होती जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता जाता है, डैमेज होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही WBC की सारी कहानी। इसके बाद हम आते हैं, इसको हम दो भागों में, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा हम करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। तो फिर हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। चलिए हम धीरे धीरे इसको भी देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है और एग्रेनुलोसाइट्स क्या। जी हाँ, ग्रेनुलोसाइट सेल्स जो होती हैं WBC में, जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो ग्रेनुलर होती। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स आर रफली स्फेरिकल शेप्ड। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेनुलर होती है, रफली होती है यानी खुरदरी होती है, स्फेरिकल यानी कि गोल होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेनेबल ग्रेनुल्स।
इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो सेल में जो फ्लूइड भरा होता है, सेल में जो फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इट्स साइटोप्लाज्म कंटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेनेबल ग्रेनुल। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एक लंबी संख्या में स्टेनेबल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ग्रेनुल्स आर मेनली मेड अप ऑफ लाइसोसोम। और जो ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? लाइसोसोम्स के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट्स न्यूक्लियस इज इरेगुलर एंड डिवाइडेड इनटू 2 to 5 इंटरकनेक्टेड लोब्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो इरेगुलर होता है और डिवाइडेड इनटू 2 to 5 इंटरकनेक्टेड, यानी कि इसमें 2 या 5 लोब पाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फिर देखिए, हेंस दीज आर आल्सो नोन ए पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। फिर आइए हम बात करते हैं इसको भी हम डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट सेल को डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक होता है बेसोफिल्स, साइनोफिल्स, दूसरा होता है एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। ये सब हम आपको पिछली वीडियो में ये सब बता चुके हैं। फिर आइए हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है? तो इसके फर्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, दीज आर नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। इसकी जो सेल होती है इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते, यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल फ्लूइड होता है, इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें ग्रेनुल्स पाए जाते थे, लाइसोसोम्स के बने होते थे, तो इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हैविंग रफली राउंडेड सिंगल न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म। इसमें जो है रफली राउंडेड यानी कि खुदरी होती है, राउंडेड गोल होती है, सिंगल न्यूक्लियस यानी कि केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता, एंड क्लियर साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल फ्लूइड होता है वो एकदम क्लियर होता है। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो 2 से 5 भागों में डिवाइड होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में सब डिवीज़न बेसोफिल्स यानी कि साइनोफिल्स की। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड का, और ये जो आप छोटे छोटे डार्ट से दिखाया गया है इसको ही कहते हैं ग्रेनुल्स। ये साइटोप्लाज्म इसमें जो भरा होता है इसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। तो आइए बेसोफिल्स के बारे में हम कुछ देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इट इज़ अबाउट 0.5% ऑफ ग्रेनुलोसाइट, यानी कि टोटल ग्रेनुलोसाइट्स जितनी होती हैं उसमें ये कितना पाया जाता है? 0.5% बेसोफिल्स पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियस आर एस शेप्ड, यानी कि न्यूक्लियस जो इसमें पाया जाता है वो एस शेप्ड यानी कि एस आकार का पाया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिखाया गया है आप लोगों को कि एस शेप्ड का न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स बेसिक स्टेन लाइक मेथिलीन ब्लू, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स, साइटोप्लाज्म जो सेल फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें जो ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो बेसिक स्टेन्स
यानी कि उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स जो उसमें पाए जाते हैं, तो उसमें मेथिलीन ब्लू पाया जाता है, मेथिलीन ब्लू। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सो इट एपियर ब्लू इन कलर, जो कि ब्लू कलर शो करता है, जो कि ब्लू कलर शो करता है, एपियर होता है ब्लू कलर। फिर बात करते हैं हम, आर नोन एज साइनोफिल्स, इसीलिए इसको हम साइनोफिल्स कहते हैं। जो इसमें जो ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो मेथिलीन ब्लू के कारण ब्लू कलर का होता है। मेथिलीन ब्लू के कारण ये बेसोफिल्स जो सेल्स पाई जाती हैं इसको ब्लू कर देता है। फिर से समझिए आप लोग, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स पाए जाते हैं इसमें मेथिलीन ब्लू के कारण इसका कलर, बेसोफिल्स का कलर ब्लू हो जाता है, इसलिए हम इसको साइनोफिल्स कहते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लाइफ स्पैन। इसकी लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल जो होता है वो 8 से 12 घंटे का होता है केवल। कितना होता है? 8 से 12 घंटे। फिर हम बात करते हैं, इट सिक्रीटेड हिस्टामिन, हिस्टामिन वाइसोडाइलेटर एंड हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। ये जो बेसोफिल्स होती है साइनोफिल्स, ये सिक्रीट करती है हिस्टामिन, हिस्टामिन और हिपैरिन। हिस्टामिन क्या होता है? वाइसोडाइलेटर होता है। वाइसोडाइलेटर क्या होता है? वाइसोडाइलेटर का मतलब ये होता है कि वैसो का मतलब हो गया वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और डायलेटर का मतलब हो गया डायलेट करने वाला। यानी कि जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसको ये डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स डायलेट होने से हम सभी जानते हैं कि ब्लड वेसल्स, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग में, थोड़ी मिस्टेक है, सही कर लें। हाँ, तो फिर हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल डायलेट होने से हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ब्लड वेसल जैसे ही डायलेट होगी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। यानी कि ये वाइसोडाइलेटर हिस्टामिन, ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन को, जो वाइसोडाइलेटर का कार्य करता है, यानी कि बीपी लो करने का काम करता है, लो बीपी करने का काम करता है। एंड हिपैरिन, और ये सिक्रीट करता है हिपैरिन को, हिपैरिन को सिक्रीट करता है। हिपैरिन क्या काम करता है? एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो हमारा ब्लड क्लॉट होने लगता है उसको क्लॉट होने से ये रोकता है। एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो इसी को हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट। फिर आइए हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स में ग्रेनुलोसाइट्स की। ये रहा आपका जो है ग्रेनुलोसाइट्स का बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बाद नंबर आता है आपका एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आपके सामने एसिडोफिल, इसी को कहते हैं हम इओसिनोफिल्स। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, यानी कि 2 लोब होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई ग्रेनुलोसाइट्स की पहचान कि इसमें बाइलोब्स होते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और स्फेरिकल होते हैं। फिर हम बात करते हैं एसिडोफिल्स में फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट इनका है, इट्स अबाउट 3% ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। इट्स अबाउट 3% ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ये जो है लगभग ग्रेनुलोसाइट्स में 3% इओसिनोफिल्स होता है। यानी कि आप देख रहे हैं एसिडोफिल्स जो है ग्रेनुलोसाइट्स में कितना होता है?
3% होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट्स बाइलोब्ड न्यूक्लियस कनेक्टेड ओनली बाय थिन स्ट्रैंड्स, यानी कि जो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है वो किससे कनेक्ट होता है, एक पतले धागे से, थिन स्ट्रैंड से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पतले धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं थिन स्ट्रैंड। और ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एक लोब्ड ये हो गया, दूसरा ये लोब्ड। और ये जो बीच में कनेक्टेड है, कनेक्शन है किसके द्वारा है, थिन स्ट्रैंड के द्वारा है। यही बात इसमें कही गई है, इट्स बाइलोब्ड न्यूक्लियस कनेक्टेड ओनली बाय थिन स्ट्रैंड। ये देखिए, फिर हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि आपने पहले देखा, 2 पॉइंट आपने देखे, इट्स बाइलोब्ड न्यूक्लियस कनेक्टेड ओनली बाय थिन स्ट्रैंड्स। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इट्स ग्रेनुल्स स्टैंड बाय एसिड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट में, इट्स ग्रेनुल्स स्टैंड बाय एसिड लाइक ईओसिन, यानी कि जो इसका ग्रेनुल्स होता है वो किससे कलर होता है, ईओसिन से। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। और वो किससे स्टेन होता है, स्टेन मतलब जो है कलर होता है, कैसे होता है, एसिड से। कौन से एसिड से होता है, ईओसिन से, ईओसिन। ये ध्यान रखिए आप कि कौन से एसिड से इसके ग्रेनुल्स स्टेन होते हैं, ईओसिन से। ईओसिन इसलिए इसको क्या कहते हैं, ईओसिनोफिल्स, एसिडोफिल को इसीलिए ईओसिनोफिल्स कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, एलर्जी, एराइज देयर नंबर इन ब्लड इज कॉल्ड ईओसिनोफिलिया। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो इम्यूनिटी में होता है। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी वो होती है हमारे शरीर की क्षमता जो बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स से लड़ती है, इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये हमारी इम्यूनिटी को इसका जो मुख्य कार्य होता है वो इम्यूनिटी पे होता है। यानी कि एलर्जी, ये एलर्जी काज करता है। एराइजेस देयर नंबर इन ब्लड, यानी कि जब ये बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, ईओसिनोफिल्स और ईओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स जब हमारे ब्लड में जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, ईओसिनोफिलिया होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों में ईओसिनोफिलिया होता है, तो ईओसिनोफिलिया इसी को कहते हैं ईओसिनोफिलिया। तो ये जब हमारे ब्लड में ईओसिनोफिल्स बढ़ जाती है तो ईओसिनोफिलिया होती है। बहुत लोग इसको कहते हैं इस्नोफिलिया कहते हैं आम भाषा में, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग है ईओसिनोफिलिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट अकर ड्यूरिंग अस्थमा एंड पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन। यानी इट किसके लिए यूज किया गया है, ईओसिनोफिलिया के लिए। ईओसिनोफिलिया कब होती है, ड्यूरिंग अस्थमा के दौरान, एंड पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, और पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइटिक वर्म क्या होता है, पैरासाइट का मतलब जो टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना फूड फार्मेशन खुद नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं पैरासाइट। और इसमें बात की गई है पैरासाइटिक वर्म। जो वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, पैरासाइटिक कीड़े होते हैं, जो परजीवी कीड़े होते हैं, तो वो इन्फेक्शन काज करते हैं। इस कब काज करते हैं, जब ईओसिनोफिल्स बढ़ जाती है और ईओसिनोफिलिया हो जाती है, तब
पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन होता है। तो ये तो रहा आपका एसिडोफिल्स यानी कि इयोसिनोफिल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में बहुत ही क्लियर कट समझाया गया है, दर्शाया गया है। बाइलोब न्यूक्लियस दिखाया गया है, ग्रेनुल्स दिखाया गया है, थिन स्ट्रेट दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थिन स्ट्रैंड भी आपको समझ में आ रहा है और राउंडेड शेप भी समझ में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, न्यूट्रोफिल्स की। जी हाँ दोस्तों, ये है न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ा टॉपिक ल्यूकोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे बड़ा टॉपिक यही है, न्यूट्रोफिल्स। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्लियर आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो बहुत ही लॉस हो जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, और यहाँ पे हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जो है आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो फिर हम इसको समझेंगे बहुत ही ध्यान से। तो बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की। तो सबसे पहले हम इसका जो है टॉप पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं, फिर हम इसका फिगर समझेंगे। पॉइंट से ही हम फिगर समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स अबाउट 67% ऑफ ग्रेनुलोसाइट, यानी कि हमारे जो ल्यूकोसाइट WBC में ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं उसमें 67% तक न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही सेल्स हमारे ग्रेनुलोसाइट्स में पाई जाती हैं। इसके बाद इयोसिनोफिल्स और जो है ये इयोसिनोफिल्स और इसके बाद इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, साइनोफिल्स ये सब पाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है 67% वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। इट इज़ मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये बहुत ही एक्टिव ल्यूकोसाइट्स होती है, एक प्रकार से बहुत ही एक्टिव होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स स्टेन विथ न्यूट्रल डाइस, यानी कि इसका जो कलर होता है, इसका जो स्टेन किया जाता है वो न्यूट्रल डाई, जो डाई यूज की जाती है ना, एसिड डाई यूज की जाती है ना, बेसिक यूज की जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हम लोग डाई यूज करते थे स्टेन के लिए, वो बेसोफिल्स में हमने देखा था उसमें बेसिक डाई यूज की जाती थी, और एसिडोफिल्स में हमने देखा था उसमें एसिड स्टेन यूज किया गया था। जैसे कि बेसोफिल्स में यूज किया गया था मेथिलीन ब्लू, और एसिडोफिल्स में यूज किया था इयोसिन। ऐसे ही इसमें भी न्यूट्रल डाई यूज की जाती है, जैसे कि इसका नाम है लिस्मैंस एंड जेम्सा सॉल्यूशन। न्यूट्रल डाई के क्या नाम है? लिस्मैंस एंड जेम्सा सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका बहुत पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स में जो डाई यूज की जाती है उसका नाम क्या है, और कौन सी डाई यूज की जाती है, एसिड यूज की जाती है, बेस यूज की जाती है कि न्यूट्रल। तो ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट समझना है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन। इट कंटेन्स, ये इसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। न्यूट्रोफिल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है जो कैपेबल होता है डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड अदर पैथोजन, और जो पैथोजन होते हैं बैक्टीरिया के अलावा भी अगर कोई पैथोजन होते हैं तो
उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पाया जाता है वो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया के लिए और अदर पैथोजन के लिए कैपेबल होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स न्यूक्लियस इज 3 to 5 लोब्ड। 3 to 5 लोब, जैसे कि हम ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ा था कि ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो 2 से 5 लोब का होता है। तो 2 से 5 लोब का होता है। इससे पहले जैसे कि हमने देखा बेसोफिल्स में 2 लोब्स का देखा, फिर जो है हमने देखा, फिर एसिडोफिल्स में भी हमने 2 लोब का देखा। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि इट्स न्यूक्लियस इज 3 to 5 लोब्ड। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट इज़ मोटाइल एंड मोस्ट एक्टिव फाइगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट्स। ये बहुत ही मोटाइल होती है, बहुत ही एक्टिव होती है और फाइगोसाइटिक होती है। फाइगोसाइटिक का मतलब होता है कि ये जो अपने से जो छोटी सेल्स होती हैं उसको ये इनगल्फ कर लेता है। ये जो अपने से जो छोटी सेल्स होती हैं उसको ये इनगल्फ कर लेती है, इसी को कहते हैं फाइगोसाइटिक। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी। इसी को हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में भी बहुत मदद करती है। ये न्यूट्रोफिल्स, हमने पहले ही बताया कि इसका वर्क बहुत है। सबसे लार्ज टॉपिक ल्यूकोसाइट्स में यही है, WBC में ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे लार्ज टॉपिक यही है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। तो इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं और इसको सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये मदद करती है। फिर इन फीमेल सो ए ड्रम स्टिक और बार बॉडी अटैच टू द न्यूक्लियर लोब। द बार बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द मुर्रे बार। इट रिप्रेजेंट्स एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम सो आल्सो सेक्स क्रोमेटिन। जी हाँ, ये बहुत ध्यान से समझिए आप। इन फीमेल यानी कि जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, स्त्री होती हैं, उसमें जो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, उसमें न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में एक बार बॉडी पाई जाती है। बार बॉडी क्या होता है? एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। ये तो आपका हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस आपका 4 लोब्ड न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक। फिर यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपका, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है आपका बार बॉडी। ये बार बॉडी इसको कहते हैं, बार बॉडी। ये स्टिक लाइक यानी कि एक छड़ी के लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बार बॉडी कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उनके ब्लड में जो WBC होती है, WBC में जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स जो होती है, उसमें ये बार बॉडी पाई जाती है। और किससे अटैच होती है? न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे देखिए, इन फीमेल्स सो ए ड्रम स्टिक और बार बॉडी अटैच टू द न्यूक्लियर लोब। न्यूक्लियर लोब से अटैच है, ठीक, ओके। फिर द बार बॉडी इज डिटरमाइंड बाई मुर्रे बार। इसको किसने डिटरमाइन किया था? किसने बताया था इसके बारे में? इसको डिटरमाइंड किया था एक थे मुर्रे बार नाम से। तो मुर्रे बार ने इसको डिटरमाइंड किया। फिर देखिए आप, इट रिप्रेजेंट्स इन एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। ये एक प्रकार का इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। ये अक्रिय एक क्रोमोसोम होता है, इनएक्टिवेटेड, सो आल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन। इसको जो है सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जो है
ये आपका न्यूट्रोफिल्स रहा। ये न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 4 लोब न्यूक्लियस है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, थ्रेड के माध्यम से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे बार बॉडी भी स्टिक लाइक दिखाई गई है, जो आप लोग सही से बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। ग्रेनुल्स भी दिखाया गया है और लोब्स ऑफ न्यूक्लियस भी दिखाए गए हैं, जिसको हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा ग्रेनुलोसाइट सेल्स और इसके सब डिविजन्स। फिर हम आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स पे आते हैं। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं और इसमें केवल सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि हम ए ग्रेनुलोसाइट्स में अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। ये 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। इट्स अबाउट 27% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो WBC होती है उसमें 27% लिम्फोसाइट्स ही पाई जाती है। फिर देखते हैं हैविंग लार्ज सब स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस। इसमें एक बड़ा सब स्फेरिकल होता है यानी कि गोलाकार, और सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंटर में एकदम न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोड्यूस करना। इट इज़ स्मॉलेस्ट WBC, ये सबसे छोटी ल्यूकोसाइट्स होती है, सबसे छोटी WBC होती है। फिर हम बात करते हैं इट इंक्रीजेज इन वायरल फीवर एंड whooping कफ, यानी कि लिम्फोसाइट जो होती है वो जब कोई वायरल फीवर होता है या काली खांसी होती है तो उसमें बढ़ जाती है। यानी कि लिम्फोसाइट्स के बढ़ने से वायरल फीवर भी हो सकता है, whooping कफ भी आती है। और ये दोनों तरह से आप कह सकते हैं कि वायरल फीवर होने से लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं और whooping कफ भी होने से लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इट एग्जिस्ट 2 मेजर ग्रुप, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पुराना टॉपिक है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का। तो ये 2 मेजर ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब फिर हम देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स और क्या होता है और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिया गया है बी टर्म फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ए डाइवर्टिकुलम ऑफ द क्लोएका इन बर्ड। इन बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड हेयर एंड टी टर्म यूज फॉर thymus because these lymphocytes are modified in thymus। तो ये रहा आपका लिम्फोसाइट्स। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस है, राउंडेड है, स्फेरिकल है और क्लियर साइटोप्लाज्म है। ये रहा लिम्फोसाइट। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट सेल्स की। ये रहा आपका मोनोसाइट सेल्स। इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट्स ओनली 3% ऑफ TLC, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो WBC होती है उसमें 3% मोनोसाइट्स पाई जाती हैं। यानी कि WBC में 27% तो लिम्फोसाइट्स पाई जाती है और मोनोसाइट 3% पाई जाती है, यानी कि 30% आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल्स पाई जाती है। बाकी जो है 70% ग्रेनुलोसाइट्स पाई जाती हैं। तो फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, आते हैं फिर यहीं लौट कर। इट्स ओनली 3% ऑफ TLC, हैविंग लार्ज हॉर्स शू शेप्ड क्रिसेंट्रिक न्यूक्लियस एंड एक्टिवली मोटाइल फैगोसाइटिक सेल। फिर तो यहाँ पे आप देखिए हैविंग लार्ज हॉर्स शू शेप्ड, यानी कि जो है यहाँ पे आप देखिए कि हैविंग लार्ज हॉर्स, घोड़े के जो पैर होते हैं
उसके आकार का क्रिसेंट्रिक का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद की तरह न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और एक्टिवली मोटाइल, और ये बहुत एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं। एंड फाइगोसाइटिक सेल, और ये फाइगोसाइटिक भी होती है, यानी कि जो अपने से छोटी सेल्स को इनगल्फ कर लेती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटिक कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दे लीव ब्लड कैपिलरी एंड इंटर इन द ECF, यानी कि ये जब ब्लड कैपिलरी को छोड़कर ECF में इंटर कर जाती है। ECF क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं इसमें ECF लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड कैपिलरी को छोड़कर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाती हैं मोनोसाइट सेल्स, तो क्या होता है, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोफेज। तो ये माइक्रोफेजेस में चेंज हो जाती है। फिर फॉर इनगल्फिंग इन वीडिंग माइक्रोस्कोप्स, किसके लिए चेंज हो जाती है, इनगल्फ करने के लिए। किसको इनगल्फ करेंगे, वीडिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो छोटी होती हैं माइक्रोब्स होते हैं, उसको इनगल्फ करने के लिए ये जो है कैपिलरी से एक ECF में ट्रांसफ़र हो जाती, इंटर हो जाती। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स आर WBC। ये WBC की सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है, जिसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी देखिए यहाँ इसका, कि इसमें हम न्यूक्लियस की भी बात कर रहे थे कि इसका न्यूक्लियस हार्स शू शेप्ड होता है, यानी कि जो घोड़े का पैर होता है उसकी तरीके से, और क्रिसेंट्रिक शेप होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये घोड़े के शेप में है, घोड़े के पैर के शेप में, और अर्धचंद्राकार भी है, आधा चंद्र। तो ये तो रहा आपका पूरा मोनोसाइट सेल्स। तो आज हमने पढ़ा, बात की ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC पढ़ा हमने। फिर WBC में हमने पढ़ा ग्रेनुलोसाइट सेल्स, फिर हाइग्रेनुलोसाइट सेल। ग्रेनुलोसाइट्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, बेसोफिल्स, फिर उसको डिवाइड किया एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। 3 पार्ट में ग्रेनुलोसाइट्स को डिवाइड किया, तीनों पार्टों को हमने क्लियर कट पढ़ा। फिर इसके बाद हमने ग्रेनुलोसाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक डिवाइड किया लिम्फोसाइट्स में और एक डिवाइड किया मोनोसाइट्स में, यानी कि हमने इसके 2 पार्ट पढ़े, ग्रेनुलोसाइट्स के और ग्रेनुलोसाइट्स के 3 पार्ट पढ़े। ये तो आपका टोटल ये समरी रही आपकी ल्यूकोसाइट WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की। अब इसके बाद जो आएगी वीडियो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे प्लेटलेट्स के बारे में, कि ब्लड में जो हमारे प्लेटलेट्स होती है उसका वर्क क्या होता है, वो कितनी होती है, कितने अमाउंट में होना चाहिए। ये सब टोटल समरी हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, थैंक यू।